नमस्कार दोस्तों, 8 मार्च 2014 शनिवार रात के 12:41 मलेशियन एयरलाइंस के एक फ्लाइट MS-370 मलेशिया के कैपिटल कोलालमपुर से उड़ान भरती है चाइना के कैपिटल बीजिंग तक। इस फ्लाइट के अंदर 2 पायलट, 10 फ्लाइट अटेंडेंट और 15 नेशंस के 227 पैसेंजर मौजूद हैं। दोनों पायलट हाई एक्सपीरियंस है। एक तरफ पायलट है कैप्टन जहारी अहमद शाह 53 ईयर्स के, जो कि बहुत ही सीनियर और 33 साल का फ्लाइट एक्सपीरियंस है, और दूसरी तरफ है फर्स्ट ऑफिसर फारिक हामिद 27 साल के, जिनको 7 साल के फ्लाइट एक्सपीरियंस थे, और ये इनके लिए आखिरी ट्रेनिंग फ्लाइट है, जिनको कंप्लीट करने के बाद ये फुली सर्टिफाइड हो जाएगा एक पायलट बनने के लिए। अगर इस फ्लाइट की बात की जाए तो ये 11 साल पुराना बोइंग 777 फ्लाइट था, जिसमें ना ही किसी किस्म का प्रॉब्लम थी और ना ही पहले कभी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल हादसे का शिकार हुआ था। ये बस एक नॉर्मल फ्लाइट था मलेशिया से बीजिंग तक का, लेकिन उस रात के बाद ये फ्लाइट नॉर्मल नहीं रहा, अभी भी मिस्टीरियस बना हुआ है। उस रात ये फ्लाइट करीब 20 मिनट तक उड़ान भरती है सही दिशा में। रात के 1:08 में ये फ्लाइट मलेशियन कोस्टलाइन को पार करके साउथ चाइना सी के ऊपर चली जाता है, वियतनाम की डायरेक्शन में। जहारी रिपोर्ट करते हैं कि प्लेन 35,000 फीट के ऊपर लेवल पर है और प्लेन में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। इसके करीब 11 मिनट बाद एयरप्लेन पहुंचता है वियतनामीज एयर ट्रैफिक के जुरिडिक्शन के अंदर। इसी कारण से जो कुआलालंपुर का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर है, वो रेडियो पर कहता है मलेशियन 370 कॉन्टैक्ट हो ची मिन 120.9 गुड नाइट। इसके जवाब में कैप्टन जहारी आंसर करते हैं गुड नाइट मलेशियन 370। Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. इसी और जहारी की बातों को सुनकर इस समय तक सब कुछ नॉर्मल लगता है, और नॉर्मल भी है एक समय तक, लेकिन कैप्टन जहारी के यही आखिरी शब्द सुनने को मिला इस प्लेन से। फिर इस प्लेन का कोई अता पता नहीं चला। प्लेन वियतनामीज एयर स्पेस के अंदर पहुंचने के 30 सेकंड बाद रात के करीब 1:21 में ये MS-370 फ्लाइट अचानक राडार से गायब हो जाती है। यानी कुआलालंपुर और हो ची मिन्ह दोनों की राडार से पूरी तरह से गायब हो चुका था। उस वक्त ये बात कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए तो बिल्कुल नॉर्मल था, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो प्लेन है ये अब वियतनामीज एयर स्पेस के अंदर दाखिल हो गया है और उन लोगों की राडार की रेंज से बाहर निकल चुका है। लेकिन जब वियतनामीज एयर ट्रैफिक कंट्रोल वाले ने फ्लाइट MS-370 को अपनी राडार से गायब होते हुए देखा, तब उन्होंने फ़ौरन प्लेन से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, पर उस प्लेन से कोई भी जवाब नहीं आता है। वियतनामीज कंट्रोलर बार बार कोशिश करने के 18 मिनट बाद कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बता देता है कि MS-370 अचानक गायब हो चुका है। अब नॉर्मली ऐसे सिचुएशन में कुआलालंपुर की जो एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेटर सेंटर है, उसे 1 घंटे के अंदर अंदर इन्फॉर्म करना होता है कि यहाँ पर प्लेन गायब हो चुका है। लेकिन 4 घंटे के बाद रेस्क्यू सेंटर को इन्फॉर्म किया और तभी एक इमरजेंसी रेस्पॉन्स की शुरुआत होती है। सुबह के 6:15 होते हैं। ये वो टाइम है जिस टाइम एयरप्लेन को बीजिंग में लैंड करना चाहिए था, लेकिन इसकी कोई लैंडिंग नहीं होती। तुरंत एक सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया और प्लेन MS-370 को ढूंढने लग जाते हैं। अगर आप इस मैप्स पर देखोगे तो प्लेन मलेशिया से बीजिंग जा रहा था। इस रूट के बीच में पड़ता है वियतनाम और साउथ चाइना सी, तो प्लेन गायब हो गया था इस साउथ चाइना सी के मिडिल पर, और यहाँ पर ही सर्च ऑपरेशन किया गया था, जो कि दुनिया के सबसे बड़े इंटरनेशनल ऑपरेशन है, जिसमें 7 कंट्रीज के 34 शिप्स और 28 एयरक्राफ्ट इस प्लेन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर प्लेन का कोई नाम और निशान तक नहीं मिला। इस वक्त तक पूरी दुनिया को इस हादसे का पता चल चुका था। टीवी, न्यूज़ और सोशल मीडिया सब में सिर्फ यही खबर दिखा रही थी। A Malaysia Airlines jet with 239 people on board disappeared from radar screens. इसी दौरान कई मुल्कों की इन्वेस्टिगेशन टीम भी सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बन गई। अगले पूरे 4 दिनों तक ये सर्च ऑपरेशन लगातार चलता रहा। फिर चौथे दिन एक खबर आई जिसने सारे रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को हिला कर रख दिया।
8 मार्च को 1:21 पर फ्लाइट MS-370 सिविलियन राडार से तो जरूर गायब हो गया था, लेकिन उस रात एक मिलिट्री राडार ने इस प्लेन को स्पॉट किया और वो अगले 1 घंटे तक शो होती रही। मिलिट्री राडार के अकॉर्डिंग इस फ्लाइट को आखिरी बार देखा गया था रात के 2:22 पर और इसकी लोकेशन साउथ चाइना सी में नहीं बल्कि अंडमान निकोबार आइलैंड के पास थी, मलेशिया के वेस्ट में स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में थी। इस मिलिट्री राडार की रीडिंग्स के अनुसार ये प्लेन एक्चुअली में अंडमान आइलैंड की डायरेक्शन में ऊपर जा रहा था। इस खबर को सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है कि ये फ्लाइट मलेशिया से बीजिंग जाने की बजाय बिल्कुल उल्टी तरफ क्यों गया और आखिर गया तो कहाँ गया। अगले कुछ दिनों बाद एक और नया सबूत मिलता है कि प्लेन मिलिट्री राडार से तो 2:22 पर गायब हुआ, लेकिन एक सैटेलाइट ऐसी थी जिससे वो प्लेन ऑटोमेटिकली लगातार कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा था। आपको एक बात अपडेट करते चले कि ये बोइंग एयरप्लेन्स के लिए एक नॉर्मल बात होती है। जब उनका अपना कम्युनिकेशन सिस्टम किसी वजह से ख़राब हो जाता है तो वो सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक इसी तरह इस प्लेन ने भी ऑटोमेटिकली इनमार्सेट नाम के सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश करी थी। यहाँ पर कोई डाटा ट्रांसमिट नहीं किया गया प्लेन की लोकेशन का, तो सैटेलाइट को बस ये पता था कि इस प्लेन ने सिर्फ कम्युनिकेशन करने की कोशिश करी थी। कुछ साइंटिस्ट और इन्वेस्टिगेटर्स ने इस सैटेलाइट की मदद से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करके अंदाज़ा लगाया कि प्लेन एक्चुअली में कहाँ पर हो सकता है। इस सैटेलाइट का इस्तेमाल करके सटीक स्थान तो नहीं बता सकते, लेकिन एक अनुमान लगा सकता है कि ये जो पूरा सर्कल आप देख रहे हो वाइट कलर का, इस सर्कल के किसी भी पॉइंट पर हो सकता है ये प्लेन ने सैटेलाइट से 60 बार कम्युनिकेट करने की कोशिश करी, इसलिए यहाँ पर 7 अलग अलग सर्कल्स आपको दिख रहा है वाइट कलर का। इन्हें सैटेलाइट हैंडशेक्स करके बुलाया गया है। सभी सर्कल पर टाइम लिखा हुआ है कि किस टाइम पर प्लेन ने कम्युनिकेट करने की कोशिश करी थी, और जो आखिरी सर्कल है यहाँ पर 8:19 पर प्लेन ने आखिरी बार सैटेलाइट से कनेक्शन बनाने की कोशिश की और ये MS-370 की तरफ से मिलने वाला सबसे लास्ट सिग्नल था। हैरान करने वाली बात यह है कि ये सर्कल इतना बड़ा है, कजाकिस्तान से लेकर चाइना, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के साइड तक इतने बड़े ओशियन से गुजरता हुआ पूरे लास्ट सर्कल के अंदर कहीं पर भी हो सकता है ये प्लेन। इसके बाद इन्वेस्टिगेटर्स कुछ और कैलकुलेशन करी प्लेन के स्पीड को देखकर, प्लेन में कितना फ्यूल बचा था उसे देखकर, और फिर अनुमान किया कि एक्चुअली में प्लेन 7 अर्क सर्कल में हो सकता है। ये 7 अर्क सर्कल ऑस्ट्रेलिया के 2000 किलोमीटर वेस्ट में है और ये ओशियन के बहुत ही बड़े एरिया को कवर करते हैं। इस मैप पर आप देख सकते हो कि जिस सैटेलाइट का इस्तेमाल करके अंदाज़ा लगाया गया वो सैटेलाइट कहाँ पर मौजूद थी। जो सबसे बाहर का ये सर्कल है, ये वो रेंज है जहाँ तक प्लेन ट्रैवल कर सकता था अपने फ्यूल से। ब्लू कलर का जो कर्व आप देख रहे हो वो है 7 अर्क, जहाँ माना जा रहा है कि प्लेन एक्चुअली में यहीं पर क्रैश किया है। और ये जो समुद्र के ऊपर का सर्च ऑपरेशन था अप्रैल 2014 तक चले, फिर उन्हें बंद कर दिया गया क्योंकि ये प्लेन समुद्र में क्रैश किया है तो जरूर पानी के अंदर डूब गया होगा और फिर समुद्र के अंदर डीप सर्च कंडक्ट करी जाने लगी। अभी तक के दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन कंडक्ट हुआ, क्योंकि सालों तक इस प्लेन को तलाश करते रहे लेकिन कुछ नहीं मिला। 3 साल बाद और $160 मिलियन खर्चा करने के बाद इन्होंने इस सर्च ऑपरेशन को बंद कर दिया। ये ऑपरेशन एक फेलियर रहा। इसी बीच एक अच्छी खबर ये थी कि जुलाई 2015 में इस प्लेन का पहला टूटा हुआ हिस्सा डिस्कवर किया गया, डेब्री फ्लोट करके ओशियन में, आइलैंड्स ऑफ रियूनियन पर। ये आइलैंड है माडागास्कर की इस साइड में। यहाँ पर प्लेन का फ्लेपरन पाया गया। आप फोटो में देख सकते हो ये MS-370 प्लेन के टूटा हुआ हिस्सा है। इसके बाद फिर से 2018 में एक अमेरिकन कंपनी ओशियन इन्फिनिटी ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया मलेशियन सरकार के साथ। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर उन लोगों को इस सर्च ऑपरेशन में प्लेन नहीं मिला तो कोई फी भी नहीं चार्ज करेंगे, मतलब नो फाइन नो फी। इस शर्त पर उन्होंने एक नया सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया।
अपने एडवांस मशीन्स और एडवांस अंडर वाटर व्हीकल्स के जरिए। कोई महीने तक ढूंढते रहे पर अनफॉर्चुनेटली ये भी अपने मिशन में फेल हो गए। कोई कुछ नहीं मिला। इसी बीच मलेशियन पुलिस ने और एक इन्वेस्टिगेशन चालू किया। प्लेन में बैठे पैसेंजर्स का बैकग्राउंड चेक किया, फिर जो पायलट्स थे उनका बैकग्राउंड चेक किया और देखा कि उनकी क्या हिस्ट्री रही है। क्या ऐसा तो नहीं कि प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश करी हो। और एक थ्योरी के मुताबिक प्लेन की जो कैप्टन थे जहरी शाह, उस पर उंगली उठाई जा रहा है। ये कहते हैं कि कैप्टन ने जानबूझकर कम्युनिकेट को डिसेबल किया और प्लेन को जबरदस्ती ले जाकर ओशियन में क्रैश कर दिया। पर क्या रीजन था कि उन्होंने ही किया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि जहरी का मानसिक संतुलन ठीक नहीं था और कोई लोग कहते हैं वो सुसाइड करने की हालत में थे, आत्महत्या करना चाह रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि हाईजैकिंग थी, ये एक टेरर अटैक की तरह था। लेकिन एक्चुअली में जहरी शाह पर क्यों ब्लेम डाला जा रहा है, चलिए समझते हैं। पहला पर यह है कि ये जो 180 डिग्री का यू टर्न लिया एरोप्लेन ने वियतनाम से वापस मलेशिया की ओर, ये ऑटो पायलट खुद से नहीं कर सकता था। ये एरोप्लेन के पायलट ने जानबूझकर ही किया होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि ये फ्लाइट थाईलैंड और मलेशिया के बॉर्डर के बीच से उड़ाया गया ताकि दोनों की एयर स्पेस के राडार से दूर जा सके और कंफ्यूज कर सके। तीसरा पॉइंट ये है कि जहरी शाह के पास घर में उनके एक फ्लाइट सिमुलेटर था जो कि कोई स्ट्रेंज चीज नहीं है, लेकिन उस फ्लाइट सिमुलेटर में उन्होंने एक रूट ड्रॉ किया था गेम खेलने के लिए, जो एक्चुअली में कोइंसिडेंटली उसी रूट से गुजरता था जहां से MH370 उड़ान भरी थी। तो ये सब सुनकर आपको लगेगा कि कैप्टन जहरी ने जानबूझकर ही इस फ्लाइट को क्रैश किया था। लेकिन जो ऑफिशियल इंचार्ज है इस सर्च ऑपरेशन की, वो इस थ्योरी को कम्प्लीटली डिनाइड किया और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि कैप्टन जहरी का पास्ट में कोई भी ऐसा बिहेवियर या कोई भी ऐसा साइन नहीं दिखा जो कि वो इस प्लेन को क्रैश करे। ना ही इनकी कोई फैमिली प्रॉब्लम थी, ना इनकी कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम थी, ना इनका पास में कोई ऐसा बिहेवियर रहा था, बल्कि इन्हें सब रेस्पेक्ट करते थे। तो कोई रीजंस नहीं है शक करने का। और एक थ्योरी उठाई जाती है, वो ये है कि इस प्लेन पे हाईजैकर्स मौजूद थे या कुछ टेररिस्ट मौजूद थे जिन्होंने एक्चुअली में ये किया हो। जब ये दूसरी थ्योरी उठाई गई तो प्लेन में मौजूद 2 पैसेंजर्स पर शक गया। पहला पुरिया नूर मोहम्मद महरडट और दूसरा दिलावर सैयद मोहम्मद राजा दिलावर। ये 2 ईरानियन लोग थे जो फेक पासपोर्ट के साथ इस फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे और इसलिए इन दोनों पर शक किया। एक के पास इटालियन बंदे के चुराए गए पासपोर्ट था और दूसरे के पास ऑस्ट्रेलियन बंदे के चुराए गए पासपोर्ट था। ये दोनों पासपोर्ट थाईलैंड में चुराए गए थे। कहते हैं कि ये दोनों लोग इन चुराए गए पासपोर्ट का इस्तेमाल करके यूरोप में जाकर सेटल होना चाहते थे। फर्स्ट उन्होंने बीजिंग तक की फ़्लाइट ली, फिर बीजिंग से यूरोप तक की फ़्लाइट लेने वाले थे। और यही सच नज़र आते हैं क्योंकि इनमें से एक की मादर हाम्बर्ग जर्मनी में मौजूद थी और अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे थे। इन्वेस्टिगेटर और इंटरपोल ने भी बताया कि वो लोग कोई टेररिस्ट नहीं थे और ना ही कोई आतंकवादी हमला करना चाहते थे। ये लोग एक्चुअली में चुराए गए पासपोर्ट का इस्तेमाल करके यूरोप में जाकर सेटल होना चाहते थे। दोनों के पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला कि ये लोग टेररिस्ट थे। और एक थ्योरी है, इस थ्योरी के हिसाब से ये जो MH370 फ्लाइट है, इसमें ऑक्सीजन की डिफिशियंसी की वजह से प्लेन के अंदर बैठे पैसेंजर्स, क्रू मेंबर्स और दोनों पायलट सभी बेहोश हो गए थे और प्लेन ऑटो पायलट पर चलता रहा जब तक प्लेन में फ्यूल ख़त्म नहीं हुआ और एट द एंड ये प्लेन समंदर में जाकर क्रैश हो गया। लेकिन प्लेन में ऑक्सीजन की कमी कैसे हुई, इस पर कुछ लोग कहते हैं कि कॉकपिट में इलेक्ट्रिकल फायर लग गई होगी जिसकी वजह से प्लेन में कोई सिस्टम काम करने बंद कर गई होगी। कुछ लोग हाईजैकर्स पर ब्लेम डालते हैं कि उन्होंने ज़बरदस्ती ऑक्सीजन की डिफिशियंसी क्रिएट करने की कोशिश करी होगी और कोई कहते हैं इलेक्ट्रिकल और टेक्निकल फेलियर हुआ होगा जिसकी वजह से प्लेन में ऑक्सीजन की कमी हुआ।
खैर असल रीज़न क्या है ये तो प्लेन के ब्लैक बॉक्स में महसूस रिकॉर्डिंग से ही पता चल सकता है, जो प्लेन के साथ कहीं समुंदर में गायब है। और भी ऐसे बहुत सारे थ्योरीज उठी है इस प्लेन के बारे में, जैसे कि यूएस मिलिट्री ने फ्लाइट को शूट डाउन किया होगा और इन्हें छुपाने की कोशिश करी जा रही है, या फिर कोई नया बर्मुडा ट्रायंगल बन गया होगा इस जगह में, और कोई कहता है एलियंस ने गायब कर दिया है इस प्लेन को। तो MS-370 जहाज़ के बारे में ऐसे कोई सारे थ्योरीज देखने को मिलता है, लेकिन वो सब थ्योरीज इतनी सच नहीं है। दोस्तों MS-370 गायब होने के 8 सालों के बाद फरवरी 2022 में एक फिर से प्लेन को मिलने का उम्मीद दिलाई एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर रिचर्ड गॉडफ्रे ने Good morning दावा to किया you. है कि I'm very वो इस confident. रहस्य का We राज have अब जान quite चुके a lot हैं। of data इन्होंने अपने from the कैलकुलेशंस करी है Inmarsat कुछ रेडियो एफ satellite. टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। ये टेक्नोलॉजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी है, पर एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी नहीं। बेसिकली रिचर्ड ने रेडियो एप्स की रिफ्लेक्शंस का यूज़ किया है एरोप्लेन के रूट की अंदाज़ा लगाने के लिए। WSPR वीक सिग्नल प्रोपगेशन रिपोर्ट, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रेडियो एप्स के रिफ्लेक्शंस को कैच कर पाती है। एक जगह से रेडियो एप्स निकलते हैं, वायुमंडल से रिफ्लेक्ट होकर कुछ वीक्स रेडियो एप्स दूसरी जगह पहुंचती है। अगर कोई प्लेन गुजर रहा होता है तो उसे नोटिस किया जा सकता है। और इन्होंने एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग बनाया जो वीक रेडियो वेव्स के सिग्नल का थ्रू एरोप्लेन के पार्ट्स को पहचान नहीं सके। और इनकी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग ये MS-370 फ्लाइट एक्चुअली में 7 आर्क में ही स्थित है, समुद्र के 4 किलोमीटर पानी के अंदर। और इस एरिया पर बहुत सारे बड़े बड़े चट्टान मौजूद हैं। जो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे महंगा सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया था, उसमें ऑलरेडी इस एरिया को सर्च किया जा चुका है, लेकिन हो सकता है किसी वजह से ये छूट गया हो। हालांकि जो दूसरा सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था ओशियन इन्फिनिटी के द्वारा, इन्होंने इस पॉइंट को सर्च नहीं किया था, और इसलिए रिचर्ड गॉडफ्रे ने He अपनी इस was कैलकुलेशंस और very टेक्नोलॉजी पर upset, बहुत भरोसा maybe करके on बोलते हैं that कि Friday, the MS-370 7th of उसी March 7 आर्क की एरिया 2014. में मिलना One of the चाहिए, opposition और leaders in इस Malaysia 40 नॉटिकल was माइल का sentenced सर्च to एरिया 5 पर years in एक jail. नया सर्च ऑपरेशन कंडक्ट किया जाए और मिल जाएगा उसमें। ये पुरानी सर्च ऑपरेशन से बहुत ही छोटा एरिया होगा। हालांकि रिसर्च के मेथोडोलॉजी को कुछ लोग क्रिटिसाइज करते हैं। फिर एक द्रव एनालिसिस भी कंडक्ट करी गई थी ओशियन करेंट को देखकर कि अगर प्लेन उस एरिया में क्रैश हुआ होता तो प्लेन के जो अलग अलग टुकड़े हैं वो समंदर में फ्लो करके किन जगहों पर गए होंगे। और इस द्रव एनालिसिस के अकॉर्डिंग्स कुछ टुकड़े एक्चुअली में माडागास्कर तक और इसके पास वाले आइलैंड पर गए होते, और एक्चुअली में पाए भी गए हैं। आज तक 27 प्लेन के टुकड़े पाए गए दुनिया के अलग अलग आइलैंड पर, और ये ड्रिफ्ट एनालिसिस रिचर्ड्स की एनालिसिस के साथ सही मैच करता है। अब रिचर्ड के इस क्लाइम को कितना सीरियसली लेता है और इस जगह पर एक नया सर्च ऑपरेशन किया जाएगा कि नहीं, ये तो आने वाले समय में वक्त ही बताएगा।